हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी के एमटीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमटीएस का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ से शुरू होने वाली है। दैट मीन्स अभी मार्च चल रही है, तो ये कुछ ही दिनों के बाद ही इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। हालांकि ये तो कहने का एमटीएस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 स्विट्ज़रलैंड, 3 जर्मनी और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, दैट मीन्स हेडक्वार्टर जो सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांत शामिल है। मतलब भारत और किस देश के साथ ये पंचशील का सिद्धांत मतलब ये साइन किया गया था, जो कि 1954 में साइन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 सोवियत संघ, 3 चीन और 4 पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स चीन के साथ ये साइन किया गया था पंचशील का सिद्धांत, जो 1954 में साइन किया गया था। और इसका महत्व ये था कि आपसी दोनों देश आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा कम करें और एक दूसरे को ये मतलब इंटरनल अफेयर्स में दाखिल ना करें। ये जान लेते हैं पंचशील। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जिसको पंचशील हम लोग कहते हैं, और इन्हें पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के तिब्बती क्षेत्र के बीच व्यापार और सुगमता पर समझौते के लिए ये मतलब बनाया गया था। अब इसमें क्या क्या समझौता में क्या क्या शामिल था, तो इसमें ये था फर्स्ट में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करना है। दूसरा, परस्पर गैर आक्रामकता मतलब एक दूसरे पे एग्रेशन ना दिखाना। और थर्ड में परस्पर गैर हस्तक्षेप, दैट मीन्स एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। और फोर्थ में समानता और पारस्परिक लाभ ये था। और फिफ्थ में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किसी भी समझौते की आधारशिला ये है। तो ये पंचशील का सिद्धांत है, जो कि 1954 में ये भारत और चीन के बीच ये साइन किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दीर्घ निकाय मतलब ये किस धर्म के प्रवचनों का ये संग्रह है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 में सिख, 2 में बौद्ध, 3 में जैन और 4th में हिंदू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स बौद्ध धर्म में दीर्घ निकाय मतलब इसमें प्रवचनों का संग्रह है। ये बौद्ध धर्म का ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। दीर्घ निकाय एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है जो सूत पिटक के 5 प्रबल निकायों में से पहला है, और जो बौद्ध धर्म की पहली त्रिपिटक की रचना करने वाली 3 पिटकों में से ये एक है जो दीर्घ निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। तो इनमें से कौन से संगीतकार हैं जिसके नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 में AR रहमान, 2 में जाकिर हुसैन, 3 में पंडित जसराज और 4th में आशा भोसले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स पंडित जसराज के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम ये रखा गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं, पंडित जसराज के बारे में। तो ये इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो कि एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, और जो मेवाती घराना से संबंधित मतलब इनका संबंध मेवाती घराना से था। इनकी संगीत जीवन 75 वर्षों तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप
उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और कई कई सम्मान और पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अब इसमें से कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान इनको दिए गए थे वो देख लेते हैं। ये पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था 1975 में, और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1987 में इनको मिला था, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 में, और स्वाति संगीत पुरस्कार ये 2008 में इनको दिया गया था। और नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, इनको 2010 में मिला था। तो ये सभी पुरस्कार इनके द्वारा प्राप्त किए गए थे पंडित जसराज जी के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में पर्सनालिटी ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट व्यक्तिगत आय, सेकंड औसत पूंजी निवेश, और 3 प्रायोज्य आय, और फोर्थ में है सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स प्रायोज्य आय जो है ये व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो लोगों के पास जो आय बच जाता है उसको प्रायोज्य आय बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खजुराहो स्मारक समूह के बारे में गलत कथन, यहाँ पर ये मार्क करें कि ये सही कथन पूछा जा रहा है या फिर गलत कथन। तो इसमें गलत कथन पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में मंदिरों के निर्माण 950 से लेके 1050 ईस्वी के दौरान 100 वर्षों की छोटी अवधि में किया गया था, जो खजुराहो का जो स्मारक समूह है। नेक्स्ट दिया गया है 85 मूल मंदिरों में से 22 आज तक जीवित हैं। और थर्ड में दिया गया है वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और फोर्थ में दिया गया है चंदेल राजपूतों की दृष्टि के तहत मंदिरों की कल्पना और निर्माण किया गया था। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है वो चूज करने के लिए बोला गया है। इसमें गलत ऑप्शन है ये थर्ड नंबर, दैट मीन्स वर्ष 1985 नहीं होगा, ये 1986 होगा। और इसको 1986 में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो खजुराहो स्मारक समूह है। और ये बाकी जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये कुछ दिया गया है एक्सप्लेनेशन। जो खजुराहो स्मारक समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था, और इसके अन्य स्थल जो हैं, जो ये गोवा और के चर्च और मठ, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारक का समूह, ये सभी को भी 1986 में ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूरज एक ड्रायर, एक चार्जर, एक ओवन और एक कूलर को एक श्रेणी में क्रमशः 15 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध में जोड़ता है, तो इस परिपथ की तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है 14 ओम, सेकेंड में 28 ओम, थर्ड में 35 ओम और फोर्थ में 70 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 70 ओम इसका राइट आंसर होगा। ये सभी को जोड़ के जितना आएगा वो इसका राइट आंसर होगा, दैट मीन्स 15 + 5 + 20 + 30, दैट मीन्स 30 + 50 और 15 × 5 = 20, 50 और 20 70, तो ये 70 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर और अजमल खान को परिवर्तनवादी, दैट मीन्स प्रो चेंजर कहा जाता था, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर स्वराज पार्टी की नींव मतलब किस समय रखी थी। मतलब ये इसमें इतना लंबा चौड़ा इसमें फालतू लिखा गया है, ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी को कब स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में 1921, सेकेंड 1923 और थर्ड 1925 और फोर्थ 1927। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 1923 में स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी, मतलब इसको स्थापित किया गया था इन सभी लोगों के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर और अजमल खान, ये सभी के द्वारा स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। और ये सभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर इनका मतलब स्थापना किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक कौन कौन हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक है दादा भाई नौरोजी जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज आंदोलन के संस्थापक हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं केबी हेडगेवार। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये याद रखें कि खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय। ये सभी याद रखें। एक क्वेश्चन में आप लोग को इतना सारा मतलब मिल रहा है, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, टोटल ये अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 टोटल 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हो रहा है। तो ये सभी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आने वाले एग्जामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार मतलब ये जोड़ा गया है। तो ये कितने नंबर के संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट 97वां संवैधानिक संशोधन, सेकंड 76वां संवैधानिक संशोधन और थर्ड 32वां संवैधानिक संशोधन और फोर्थ है 100वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स 97वां संविधान संशोधन करके ये सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जो कि भाग 3 में रखा गया है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा। भारत के संविधान के 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 19C ने एसोसिएशन के साथ सहकारी समितियों के गठन के लिए भारत के सभी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार स्थापित करता है, ये सभी चीज़ें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरानी और एक ताज़ा बनी अचार कि 2 बोतलों में से पुरानी बोतल को गंध और स्वाद से पहचाना जा सकता है, जिसका कारण है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने से अचार का खराब होना, सेकंड सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणु का अधिक संख्या और थर्ड में अचार में तेल की मात्रा कम हो जाना, फोर्थ में ईस्ट द्वारा किण्वन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने के कारण अचार जो खराब हो जाता है और उसके कारण वो मतलब गंध देने लगता है अचार। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है तराइन के द्वितीय युद्ध के बीच पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। सेकंड ऑप्शन दिया गया है तराइन के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली का राज्य मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया। तो इसमें से कौन सा कथन ये सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ओनली 1 ये सही है। दैट मीन्स तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उन्हें पकड़ लिया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी ये इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में सदना, सेकंड ज्ञानदेव, थर्ड घन्ना और फोर्थ में कबीर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ज्ञानदेव ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। बाकी ये तीनों जो हैं सदना, धन्ना और कबीर ये तीनों रामानंद के शिष्य थे, मतलब उसके स्टूडेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं रामानंद से रिलेटेड। ये 14वीं शताब्दी के मतलब ये थे और इनका जन्म जो ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था रामानंद जी का, और वे प्रारंभ में रामानुज के अनुयायी थे और बाद में इन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की
और बनारस और आगरा में अपने सिद्धांतों का हिंदी में प्रचार इनके द्वारा किया गया था। और वे श्री राम के उपासक थे। जो रामानंद थे ये श्री राम के उपासक थे और वे अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए स्थानीय माध्यम का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सभी इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। और इनके जो शिष्य थे वो देख लें। इनके शिष्य थे कबीर, एक मुस्लिम बुनकर था जो, और एक रविदास, एक मोची था, और एक सेना जो एक नाई था, सदना एक कसाई, धन्ना एक जाट किसान था, और नरहरी एक सुनार था, और पीपा एक राजपूत राजकुमार था। ये सभी रामानंद के शिष्य थे। तो ये याद रखें, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कोई 3 दिया हो और फिर एक कुछ अलग दे दिया हो और पूछा जाए कि उनमें से कौन नहीं है रामानंद के शिष्य, तो उसमें आसानी होगा अगर याद रहेगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इसमें दिया गया है फर्स्ट अवशिष्ट पर्वत, सेकंड भ्रंश पर्वत, और थर्ड वलित पर्वत, और फोर्थ में ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स वलित पर्वत का उदाहरण है जो हमारे हिमालय का पर्वत है। दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो यहाँ पर 2 प्लेटों के बीच कन्वर्जेंस के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ। जो इंडियन प्लेट आके यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से आके टकराई और जिसके कारण ये पर्वत का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम लोग वलित पर्वत बोलेंगे। और ज्वालामुखी पर्वत उसको बोलते हैं जिससे मतलब ज्वालामुखी के निकलने से जो पर्वत बनता है। इस तरह ज्वालामुखी जो निकलते रहती है और पर्वत इस तरह बनते जाता है, तो इसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में भारत में नंदी नदी की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है? तो इसमें किस मंदिर परिसर में ये माना जाता है, मतलब वहाँ पर सबसे ऊंची मूर्ति सिचुएटेड है जो नंदी की। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट बृहदेश्वर मंदिर, सेकंड लिंगराज मंदिर, थर्ड कंदरिया महादेव मंदिर, और फोर्थ में लेपाक्षी मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स बृहदेश्वर मंदिर में भारत में नंदी की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है बृहदेश्वर मंदिर में। ये याद रखें। ये बृहदेश्वर मंदिर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है, अब ये जान लेते हैं। इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा मतलब इसके शासनकाल के दौरान किया गया था और इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर ये माना जाता है बृहदेश्वर का मंदिर। और इसे विशाल गर्भगृह का क्षेत्रफल जो है ये 500 इंटू 250 फीट इसकी गर्भगृह जो होता है, जहाँ पर मतलब भगवान का मूर्ति लगा होता है वो। मुख्य मंदिर के चारों ओर द्वारपालों की 2 और एक ही चट्टान में उकेरी गई विशाल नंदी मूर्तियां यहाँ पर हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भगृह के बाहरी हिस्से में स्थित जिसे भारत की सबसे ऊंची नंदी मूर्ति माना जाता है। अब नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर को भी जान लेते हैं। तो ये भुवनेश्वर दैट मीन्स उड़ीसा में सिचुएटेड है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। जो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में सिचुएटेड है, ये याद रखें कि इनका निर्माण किनके द्वारा किया गया था। तो ये सोमवंशी राजा ययाति प्रथम के द्वारा इनका लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह लाल पत्थर से निर्मित और स्थापत्य कलिंग शैली का एक उदाहरण है। मतलब इसको जो बनाया गया है ये कलिंग शैली से निर्मित ये मंदिर है जो लिंगराज मंदिर है। और यह भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा वहाँ पर सिचुएटेड है और इसे भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर ये माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुवनेश्वर का उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा लिंगराज मंदिर, सन टेम्पल वगैरह वगैरह। उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? लिंगराज मंदिर ये है। और भी दिया गया है कंदरिया महादेव मंदिर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है ये चंदेल वंश ने 10वीं शताब्दी में किया मतलब करवाया था, जो कंदरिया महादेव मंदिर है।
और खजुराहो के मंदिर नागर शैली में मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है। और नेक्स्ट है लेपाची मंदिर, और ये कहाँ पर है? लेपाची गांव हिंदूपुर के करीब 13 किलोमीटर दूर अनंतपुर जिले में ये सिचुएटेड है, लेपाची मंदिर। और यह गांव अपने 3 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान वीरभद्र को ये समर्पित है। मतलब ये तीनों मंदिर इस गांव में सिचुएटेड है। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी नोट कर लें, जैसे कि मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर सिचुएटेड है वगैरह वगैरह। इससे अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौक और त्रिभंग की नृत्य मुद्राएं किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? मतलब ये दोनों जो नाचने की जो पोस्चर्स हैं वो सभी को ये बता रहा है। तो ये कौन से डांस में ये पोस्चर्स किए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ओडिसी, सेकंड कथकली, थर्ड भरतनाट्यम और फोर्थ कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स ओडिसी डांस में ये चौक और त्रिभंग जैसी नृत्य मुद्राएं ये परफॉर्म किए जाते हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ये बोला जा रहा है। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, सेकंड अहमदाबाद सत्याग्रह और थर्ड खेड़ा सत्याग्रह। तो इसमें कौन कौन सा मतलब आरोही क्रम में ये पूछा जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 213, सेकंड में 231, थर्ड में 312 और फोर्थ में 123। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो ये याद रखें, ये देख लें, चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था और अहमदाबाद सत्याग्रह फरवरी 1918 में ये हुआ था। अब इसमें जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह में मतलब क्या, इसका मोटो क्या था 1917 में जो करवाया गया था अप्रैल 1917 में। तो यह बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में यह किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और इसमें क्या था, समस्या मतलब 3 कठिया प्रणाली, जिसमें कुल भूमि का 3/20वां भाग के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए मतलब अंग्रेजों के द्वारा किसानों को बाध्य किया जा रहा था कि वो अपने ज़मीन का जितना भी हिस्सा हो उसका 3/20वां भाग में नील की खेती करे और बाकी भागों में कुछ और जो किसान को मर्जी है, ये नेसेसरी कर दिया गया था। और इसके कारण मतलब नील में होता क्या था कि अगर नील की खेती एक बार कर दी जाती थी तो वो धरती ही मतलब वो ज़मीन ही बंजर हो जाती थी, उसमें कुछ और उगाने लायक का ये नहीं बचता था, मतलब फर्टिलिटी उसकी कम्प्लीटली लॉस हो जाती थी, जिससे किसानों को भारी मतलब नुकसान का सामना करना पड़ा था। और किसानों ने मिलकर ये महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चंपारण सत्याग्रह किया गया और ये होने के बाद किसानों को इससे मुक्ति मिल गई। अब ये था कुछ ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह जो मार्च 1918 में किया गया था। तो ये क्या था, इसका मेन ये रीज़न क्या था? तो ये समस्या गुजरात के खेड़ा जिले में हुए अकाल के दौरान भूमि राजस्व का भुगतान करने की थी। मतलब अकाल पड़ी थी लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को जो ज़मीन का जो कर होता है, टैक्स होता है, वो वसूला जा रहा था और उसमें छूट नहीं दी जा रही थी। और इसी को मतलब छूट ज़बरदस्ती मतलब मंगवाने के चलते ये सत्याग्रह किया गया था। अब नेक्स्ट है अहमदाबाद सत्याग्रह जो फरवरी 1918 में किया गया था। तो इसमें इसका मेन रीज़न क्या था कि इसमें फ्लैग का बोनस मतलब कि वहाँ के वर्कर को नहीं दिया जा रहा था। मतलब उस टाइम फ्लैग की बीमारी फैली थी जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। और उसमें वहाँ के जो मिल मजदूर थे वो 35% बोनस की मांग कर रही थी, लेकिन अम्बाला साराभाई अधीन मिल मालिक 25% ही दे रहे थे और इसी के विरोध में मतलब ये आंदोलन किया जा रहा था, जो कि बाद में इन लोगों को 35% बोनस दिया गया था और ये भी सक्सेसफुल रहा महात्मा गांधी जी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
ये क्वेश्चन है, मतलब सिक्किम जो स्टेट है हमारे देश में, वो कितने राज्यों को छूता है, उसका बॉर्डर। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में 1, सेकंड 2, थर्ड 3 और फोर्थ 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स केवल एक राज्य से सीमा टच करता है जो सिक्किम राज्य है, और वो कौन सा राज्य है, वो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है उससे टच करता है सिक्किम का सीमा। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट 1986, सेकेंड 1981, थर्ड 1990, फोर्थ 1992। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट मीन्स 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया था हमारे देश में। नेक्स्ट जानते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट न्यूटन का पहला नियम, सेकंड न्यूटन का दूसरा नियम, थर्ड न्यूटन का तीसरा नियम और फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट मीन्स न्यूटन का पहला नियम पे बेस्ड है जो वॉशिंग मशीन जो होता है उसका ड्रायर, मतलब जो सुखाने वाला सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम कहता क्या है, अगर कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था में रहता है तो वो विराम ही अवस्था में रहना चाहता है, या फिर अगर गति अवस्था में रहता है तो वो गति ही अवस्था में रहना चाहता है। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है और इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन। वॉशिंग मशीन ड्रायर पूरी तरह से जड़त्व के नियम के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब कपड़े सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन ड्रायर के ड्रम को गति के अधीन किया जाता है जिससे कपड़े आगे बढ़ते हैं। हालांकि कपड़े में मौजूद पानी के जो अणु गति का पालन नहीं करते हैं और वो अपनी विराम अवस्था में रहते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ड्रम के आधार पर पानी जमा हो जाता है और ड्रम के छिद्रों में पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब न्यूटन के गति नियम आ गए, तो इसको तीनों को जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। मतलब टोटल 3 नियम दिए गए थे, तो उन सभी नियमों को जानते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम था जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, इसमें क्या बोला गया है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था पर है या एक सीधी रेखा में स्थिर गति से गति कर रहा है तो वह स्थिर रहेगा या फिर स्थिर गति में एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ये है न्यूटन के गति का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि एक बल को समय के प्रति परिवर्तन गति में परिवर्तन के बराबर परिभाषित करता है और इसे गति का नियम भी कहते हैं, जो दूसरा नियम है। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, गेंद को ज़मीन पर मारना, कार को धक्का देना, ये सभी दूसरा नियम का उदाहरण है। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया ये होती है। जो रॉकेट का प्रपल्सन करवाया जाता है, मतलब उसको जब उड़ाया जाता है, तो ये न्यूटन की तीसरी गति का ये उदाहरण है। अब इसमें कुछ उदाहरण और है कि एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, एक व्यक्ति ज़मीन पर चलता है और एक हथौड़ा एक कील को ठोकता है इत्यादि, ये सभी तीसरे नियम का उदाहरण है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट जेनेवा स्विट्जरलैंड, सेकेंड मैड्रिड स्पेन, थर्ड न्यूयॉर्क यूएसए और फोर्थ लंदन यूके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। दैट मीन्स मैड्रिड स्पेन में विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय सिचुएटेड है। हालांकि जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका हेडक्वार्टर वहाँ पर सिचुएटेड है, और न्यूयॉर्क में भी। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में एक अल्पकालिक नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, मतलब भारत में कौन सी नदी है, इनमें से ऑप्शन दिया गया है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट माही, सेकेंड लूनी, थर्ड मांडवी और फोर्थ पेनार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट मीन्स लूनी जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और भी नदियां हैं जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये सभी भी नदियां
पश्चिम की ओर बहती है। इन सभी नदियों को नर्मदा और तापी का पश्चिम की ओर बहने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये सब दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली में मतलब क्रॉस करती है। रिफ्ट वैली कहने का मतलब कि मान लीजिए दो पहाड़ इस तरह है, तो इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र बनता है मतलब ढलान वाला क्षेत्र, तो इसी में मतलब बहना, तो इसी को बोला जाता है रिफ्ट वैली। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पूछा है मंजरी वर्ष के बारे में क्या सही है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, वे वैश्विक हवाएं हैं, ये संतरे को पकाने में मदद करते हैं, वे शीतकालीन मौसम की हवाएं हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इसका सही एक्सप्लेनेशन, जो मंजरी वर्षा होता है। अब इसमें जान लेते हैं कि मंजरी वर्षा एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के महीने में स्थानीय तूफान है, और इस बौछार से केरल और आसपास के इलाकों में कॉफ़ी के फूल खिल जाते हैं, मतलब जो कॉफ़ी का जो फूल होता है वो खिल जाता है इस वर्षा के कारण। अब नेक्स्ट है आम्र बौछार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो शावर। अब ये क्या है? तो ये गर्मी के अंत की ओर उड़ते हैं और पूर्व मानसून वर्षा ये होती है, और ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटनाएं, मतलब इसी इलाके में ये आम्र बौछार जो वर्षा होती है वो होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आमों को जल्द पकने में ये मदद करता है ये वस्तु। और नेक्स्ट है काल वैसाखी, जो है ये बंगाल और असम में शाम की आंधी की तूफान है जो काल वैसाखी है, और ये बौछार जूट और चावल की खेती के लिए ये उपयोगी है। अब असम में इन तूफानों को बारडोई-सिला के नाम से जाना जाता है। ये याद रखें कि बारडोई-सिला के नाम से किसे जाना जाता है असम में, तो ये काल वैसाखी को जाना जाता है। नेक्स्ट है लू, ये उत्तरी मैदानी इलाकों में पंजाब से बिहार की ओर चल रही ग्रीष्म शुष्क और प्रचंड पवन है, जिसे लू बोला जाता है। तो ये टोटल चारों ये सभी मतलब गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाएं हैं जो कि डिफरेंट जगहों में ये बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें फर्स्ट दिया गया है हरिहर द्वितीय बहमनियों से गोवा पर कब्जा करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। सेकंड, बहमनी साम्राज्य ने सैनिकों को तरफदार कहा। थर्ड, मलयालम विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। और फोर्थ में आयंगर विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा था। तो इसमें सही कथन ये चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही कथन होगा। दैट मीन्स हरिहर द्वितीय बहमनियों से गोवा पर कब्जा करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। ये इसका सही आंसर है, बाकी सभी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं, जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। इसमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट मानस, सेकंड नोकरेक, थर्ड सिमलीपाल और फोर्थ कंचनजंगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो मेघालय के स्थित गारो हिल्स में ये सिचुएटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 दैट मीन्स नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मेघालय में सिचुएटेड है। और गारो हिल्स है, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है, ये सभी मेघालय में सिचुएटेड है। ये अब जान लेते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र और उसका स्थान मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच मतलब बॉर्डर इलाके में ये नीलगिरी सिचुएटेड है। नोकरेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से जो ये बना हुआ डेल्टा है। और नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा, ये असम में सिचुएटेड है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। और अगस्तमलाई ये केरल में सिचुएटेड है। कच्छ का रण ये गुजरात में है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये सभी हैं, इनको एक दो बार देख लें, पढ़ लें या फिर लिख लें ताकि याद हो जाए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं और लास्ट क्वेश्चन यही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार पर मतलब ये प्रवाहित होती है। जो छोटा नागपुर इलाका है, जैसे झारखंड का रांची वगैरह ये सब इलाका जो इसको छोटा नागपुर बोला क्षेत्र माना जाता है, इसमें कौन सी नदी मतलब बहती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है दामोदर नदी, सेकेंड गोदावरी नदी, थर्ड ब्रह्मपुत्र नदी और फोर्थ चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार में ये अपवाहित होने वाली मतलब प्रवाहित होने वाली ये नदी है। तो ये सभी टोटल क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, दैट मीन्स CGL, CHSL, MTS, GD वगैरह, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मैं MTS केवल इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम सबसे सामने है, अप्रैल में ये एग्ज़ाम होने वाली है, इसीलिए ये MTS में ये मेंशन किया हुआ हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच और कमेंट करके बताएं कि कैसा है। और जो लोग इंडियन GS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह रेगुलर वीडियोस मिलती रहे और अच्छे से तैयारी आप लोग करें। थैंक यू दोस्तों।